हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंडिया क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक के दोनों शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि किस किस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपका स्टैटिक जीके, एमपी जीके, उसके बाद हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, उसके बाद फिर हम लोग हिंदी के प्रश्न, फिर कंप्यूटर के प्रश्न, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक ली गई है और जितने भी भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और आप एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जो आने वाला एग्जाम है, अभी जितने भैया बहन एग्जाम नहीं दिए हैं, सभी लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको प्रत्येक प्रश्न ऐसा मिलेगा जो आप इस वीडियो से पढ़कर जा रहे हैं, तो इसलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और सभी प्रश्नों को हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं। देखिए, आपको एक प्रश्न दिया गया था, आपके एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। ये मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है, ये किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका परमार वंश की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और नया प्रश्न देखते हैं। रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक में किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख है? ठीक है, जो द जंगल बुक है इसमें पेंच राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख किया गया है। किसके द्वारा? तो रुडयार्ड किपलिंग की बुक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, बॉलीवुड गायिका पलक मुच्छल का संबंध जो है मध्य प्रदेश के किस शहर से है? पलक मुच्छल जो कि बॉलीवुड की गायिका हैं, तो इनका संबंध जो है इंदौर से है। इनका संबंध कहाँ से है? इंदौर से है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, किशोर कुमार पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो देखिए, किशोर कुमार पुरस्कार जो है ये अभिनेताओं को, गायकों को, निर्देशकों को और पार्श्व गायकों को दिया जाता है। जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो कोई 3 ऐसा दिया रहेगा जो गलत रहेगा और कोई एक ऐसा रहेगा जो इन 4 में से दिया जाएगा। तो जो आपका दिया रहेगा ऑप्शन में वही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, सैलानी द्वीप कहाँ स्थित है? तो देखिए, सैलानी द्वीप जो है ये ओंकारेश्वर में खंडवा पर स्थित है। कहाँ पर? ओंकारेश्वर में खंडवा पर सैलानी द्वीप स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, जिज्ञासा राजपूत किस खेल से संबंधित है? जिज्ञासा राजपूत किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, इसका राइट आंसर है आपका बॉक्सिंग से। किससे संबंधित है ये? बॉक्सिंग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया जा चुका है, विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, खेल में जो है एक विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है, इसी के बारे में पूछा गया था। तो यह खेल में सेवाओं के लिए कोच को दिया जाता है। किसको? जो खेल में कोच सेवाएं करते हैं उसके लिए कोच को यहाँ पर दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है होशंगाबाद में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में स्थित है। ये सभी जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सिर्फ सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे और सुनते रहेंगे। आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आप ध्यान से सुनते रहें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर है आपका 43 यानी 43 है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, आदिवासी संग्रहालय कब स्थापित किया गया था? तो देखिए, आदिवासी संग्रहालय जो है ये 20 अप्रैल सन 1954 ईस्वी को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा श्रेणी किन 2 नदियों के बीच विभाजन का कार्य करती है? यानी जो सतपुड़ा श्रेणी है ये 2 नदियों को अलग करती है, उसी को कहा जाता है विभाजन का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में जो है ये बीच में आकर इन दोनों को जो है विभाजन कर देती है। तो आपका राइट आंसर क्या है? नर्मदा और ताप्ती नदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश में कहाँ के शैल चित्र प्रसिद्ध हैं? तो देखिए, मध्य प्रदेश में भीमबेटका के शैल चित्र प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं प्रत्येक प्रश्न जो है बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं, सभी प्रश्नों को देख के जाइए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के किस मंदिर का निर्माण सप्तरथ शैली में किया गया था? तो देखिए, मध्य प्रदेश के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है
ये सप्तरस शैली में किया गया था, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आगरा के ताजमहल के निर्माण से पहले मध्य प्रदेश में किस स्थान को ताजमहल के लिए चुना गया था? यानी जब आगरा में ताजमहल का निर्माण नहीं हुआ था तो उसके पहले मध्य प्रदेश में किस जगह को या फिर किस स्थान को ताजमहल के लिए चुना गया था कि इस जगह पर ताजमहल बनेगा? इसका राइट आंसर है आपका बुरहानपुर में। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या है? बुरहानपुर में। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिए गए हैं। इंडोनेशिया में 2004 में बॉक्सिंग डे सुनामी कौन से द्वीप पर आई थी? तो इसका देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा? सुमात्रा में। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिए गए हैं। देवी सती का हार कहाँ गिरा था? देखिए देवी सती का हार जो गिरा था ये सतना यानी मैहर में गिरा था। कहाँ पर? सतना मैहर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 2021 का महिला आईसीसी का खिताब किसने जीता था? देखिए 2021 का जो महिला आईसीसी का खिताब हुआ था इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश को केक की भूमि कहा जाता है? तो देखिए किस देश को केक की भूमि कहा जाता है? तो सॉरी, इसका आंसर यहाँ पर नहीं लिखा गया, इसका आंसर हम आपको नेक्स्ट बता देते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, दत्ती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है छत्रपुर जिले के घुबारा में। कहाँ पर? छत्रपुर जिले के घुबारा में दत्ती माता का मंदिर जो है स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कब दर्ज किया गया था? लता मंगेशकर जो कि एक गायिका थी, इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कब नाम दर्ज किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1974 ईस्वी में। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना सन 2007 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश ने साक्षरता दर में किस राज्य को पीछे छोड़ दिया है? तो देखिए साक्षरता दर क्या होती है? यानी शिक्षित लोगों की संख्या में। तो देखिए मध्य प्रदेश ने साक्षरता दर में झारखंड राज्य को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नंदा नदी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो नंदा नदी है ये हमारी राजस्थान में स्थित है। नंदा नदी कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। राज्य योजना आयोग का नाम राज्य योजना बोर्ड कब रखा गया था? देखिए जो राज्य योजना आयोग है इसी का नाम चेंज करके राज्य योजना बोर्ड रख दिया गया है। तो ऐसा कब किया गया था? तो सन 2007 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? काला पहाड़। काला पहाड़ पेंच राष्ट्रीय उद्यान का सबसे बड़ा पर्वत है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में एक मुखी शिवलिंग कहाँ पर स्थित है? तो देखिए मध्य प्रदेश में एक मुखी शिवलिंग सतना जिले में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में एक मुखी शिवलिंग जो है ये सतना जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि कुमार शानू का मूल नाम क्या था? देखिए कुमार शानू का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है आपका केदारनाथ भट्टाचार्य। जो कुमार शानू है हमारे, इनका मूल नाम था केदारनाथ भट्टाचार्य। दोस्तों जितने भी भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं, देखिए आप लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा, और यदि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख लेते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को एक बार सुनते हैं और एक बार उसे लिख लेते हैं तो आपको अधिक समय तक याद रहने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। इसलिए आप यदि लिख सकते हैं तो लिखें, नहीं तो आप लोग इस वीडियो को सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनते रहें, क्योंकि यहाँ से सभी प्रश्न जितने भी आपको यहाँ पर प्रश्न डिस्कस किए गए हैं सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो देखिए मटकी नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो आपका मालवा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, राजनाथ सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में कौन सी नई योजना का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं, और इन्हीं के द्वारा मध्य प्रदेश में एक नई योजना का उद्घाटन किया गया है। इस योजना का राइट आंसर है आपका नाम भू अधिकार अभियान। ठीक है, भू अधिकार अभियान नामक योजना का जो है उद्घाटन राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आपको दिया गया है, राजमाता विजयराज सिंधिया हवाई पट्टी जिसे सिंधिया टर्मिनल भी कहते हैं कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो राजमाता विजयराज सिंधिया हवाई पट्टी टर्मिनल है इसी को सिंधिया टर्मिनल भी कहते हैं, और इसी के बारे में पूछा गया है कि आपका कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान का नाम कब बदला गया? जो इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान था इसका नाम कब बदला गया था? तो इसका राइट आंसर है सन 2002 ईस्वी में बदला गया था।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए सलमान खान एक अभिनेता हैं, इनका जन्म जो है इंदौर में हुआ था। ठीक है, अभी आपको देखने को मिलेगा कि इनकी पढ़ाई कहाँ हुई थी, इससे भी प्रश्न बना है और यही एक एक्टर ऐसे हैं जिनसे प्रश्न बन रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है क्योंकि कई बार रिपीट हो रहा है कि आशा पारेख का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए ये प्रश्न जो है आशा पारेख से संबंधित प्रश्न कई बार बन रहा है। तो आशा पारेख का संबंध हमारा किस क्षेत्र से है? तो सिनेमा जगत से है। ठीक है, याद रखेंगे इसको आप लोग, आशा पारेख का संबंध सिनेमा जगत से है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, केन घड़ियाल अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है? तो देखिए केन घड़ियाल अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है। आपका राइट आंसर क्या है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, उत्तर कोरिया की महिला विदेश मंत्री कौन है? तो उत्तर कोरिया की महिला विदेश मंत्री चो सन हुई। कौन? उत्तर कोरिया की उत्तर कोरिया की महिला विदेश मंत्री चो सन हुई जी हैं। दोस्तों हम प्रत्येक वीडियो में कहते थे कि आप लोग खेल से संबंधित और महिलाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न पढ़ के जा सकते हैं सभी लोग जाइए। कुछ भैया बहन ने हमारे पास कमेंट किया था कि सर प्लीज़ आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो देखिए जिन्होंने कमेंट किया था वो सब इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं और वर्तमान में कितने कहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं, इन सभी टॉपिकों से संबंधित और खेलों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सके हैं सभी प्रश्नों को यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिया है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? देखिए तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सामिया सुलूनु हसन। देखिए इस प्रश्न को समझिए कि यह पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया। और देखिए जिसके पहले हमने बताया था वो भी महिला से ही संबंधित प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, केन बेतवा लिंक परियोजना किस उद्यान में से गुजरती है? देखिए परियोजनाओं से संबंधित, उद्यान से संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं सभी प्रश्नों को हमने डिस्कस कर दिया है, इसलिए आपको इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आप एकदम निश्चिंत रहें। तो देखिए केन बेतवा जो लिंक परियोजना है यह उद्यान पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। आपका राइट आंसर क्या है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला। देखिए मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका बुरहानपुर को। कहीं पर कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का दक्षिण वाला जिला कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए बुरहानपुर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में तिहरा बोटिंग क्लब कहाँ पर स्थित है? देखिए मध्य प्रदेश में एक टिहरा बोटिंग क्लब भी है, तो इसका राइट आंसर है यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में टिहरा बोटिंग क्लब ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कमलापति महल कहाँ पर स्थित है? तो देखिए कमलापति महल जो है ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में स्थित है कमलापति महल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, सिंहस्थ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो देखिए सिंहस्थ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। कहाँ पर? उज्जैन में किया जाता है। और उज्जैन में एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, कौन? तो महाकाल की मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, घाटी गांव कहाँ स्थित है? गांव के बारे में पूछा गया है, तो घाटी गांव हमारा ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर? ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, मांडू में छप्पय महल किस शताब्दी में बनाया गया था? देखिए मांडू में जो छप्पय महल है ये 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। शताब्दी आपसे पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 16वीं शताब्दी में। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसी से संबंधित है, मांडू के जहाज महल का निर्माण कब किया जाता है? तो देखिए मांडू के जो महल का निर्माण हुआ था, जहाज महल का, ये 1469 से लेकर सन 1500 ईस्वी के बीच में हुआ था। देखिए दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसलिए हम एक बार सब दोनों प्रश्नों को फिर से रिपीट करते हैं, आप सिर्फ सुनिए। मांडू में छप्पय महल किस शताब्दी में बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 16वीं शताब्दी में। और दूसरा प्रश्न इसी से है, मांडू के जहाज महल का निर्माण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है सन 1469 से लेकर 1500 ईस्वी के बीच में किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी 600 मेगावाट की बिजली परियोजना है? तो देखिए ये आपके ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए संत सिंगाजी ताप विद्युत गृह 600 मेगावाट की बिजली परियोजना थी, आपके ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में हिमाचल पर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए भारत में हिमाचल पर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8586 मीटर। आपसे पूछा जा सकता है कि कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आपका ऑप्शन में राइट आंसर होना चाहिए 8586 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य की
प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो देखिए मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरला देवी हैं। प्रथम महिला राज्यपाल है, तो यह कौन है? सरला देवी जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वेनेजुएला कहाँ की राजधानी है? वेनेजुएला राजधानी कहाँ पर है? तो यह कराकास की राजधानी है। वेनेजुएला कराकास की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के किस स्तंभ को खाम बाबा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए मध्य प्रदेश की गरुड़ स्तंभ को, जो कि बेसनगर में स्थित है, खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो बेसनगर में। उसको खाम बाबा के नाम से जाना जाता है, तो गरुड़ स्तंभ को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिए गए हैं, इंदिरा सागर बांध कहाँ पर स्थित है? देखिए इंदिरा सागर बांध पूछा गया है, तो इंदिरा सागर बांध आपका खंडवा में स्थित है। इंदिरा सागर बांध आपका खंडवा में स्थित है। दोस्तों हम प्रश्नों को इसलिए रिपीट कर रहे हैं बार बार, जिससे कि आप सुनते सुनते आपको वो चीज़ें याद हो जाए, इसलिए हम प्रश्नों को एक से अधिक बार तक रिपीट कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका मैक्स विरास्ट पेन को। क्या नाम है? मैक्स विरास्ट पेन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सिंधिया राजवंश ने उज्जैन को कब अपने क्षेत्र में मिला दिया था? जो सिंधिया राजवंश थे, इन्होंने उज्जैन को कब अपने क्षेत्र में मिला था? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए सन 1737 ईस्वी में मिला लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आपको दिया गया है, इनमें से कौन मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है? इनमें से कौन मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो आपके ऑप्शन के हिसाब से बताया गया है झारखंड। झारखंड जो है मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में गिद्धों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? ये आपसे प्रश्न जरूर बन सकता है कि मध्य प्रदेश में गिद्धों की कितनी प्रजाति पाई जाती है। तो देखिए मध्य प्रदेश में गिद्धों की 7 प्रजाति जो है मौजूद है वर्तमान समय में और पाई जाती है। तो कौन कौन से इनका सभी नाम देखिए, एक है सफेद गिद्ध, दूसरा है चमर गिद्ध, तीसरा है देसी गिद्ध, चौथा है पटल चोंच गिद्ध और पांचवा है राज गिद्ध, छठा है हिमालयी गिद्ध और सातवां कौन सा है? यूरेशियाई गिद्ध और आठवां कौन सा है? काला गिद्ध। देखिए सफेद गिद्ध, फिर चमर गिद्ध, फिर देसी गिद्ध, फिर पटल चोंच गिद्ध, फिर राज गिद्ध, फिर हिमालयी गिद्ध, फिर यूरेशियाई गिद्ध, उसके बाद काला गिद्ध आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में गेहूं की वर्तमान समर्थन मूल्य क्या है? गेहूं का वर्तमान समर्थन मूल्य क्या है मध्य प्रदेश में? तो 2125 यानी 2125 रुपीज है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आपको दिया गया है, तोरण किला कहाँ स्थित है? तो देखिए तोरण किला जो है ये हमारा कहाँ पर स्थित है? तो पुणे में स्थित है। कहाँ पर? तोरण किला हमारा वर्तमान में पुणे में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, फतेहपुर का किला कहाँ स्थित है? तो देखिए फतेहपुर का किला जो है ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, अगला प्रश्न है आपका, इंडियन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहाँ स्थित है? इंडिया एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है आपका भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो देखिए जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये आशा पारेख को दिया गया था और इनसे संबंधित एक प्रश्न और भी हो चुका है। देखिए दूसरा प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आशा पारेख जी को दिया गया था। दोस्तों आप वीडियो को देखते रहिए, इसके बाद हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी से संबंधित यानी संविधान से जितने प्रश्न बन सकते हैं सभी अच्छे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया था, मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? देखिए मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो देवी अहिल्या होलकर हवाई अड्डा, यह मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उड़िया भाषा का वर्णन को किस अनुसूची में रखा गया है? देखिए जो उड़िया भाषा का वर्णन किया गया है इसको किस अनुसूची में रखा गया है? तो यह 8वीं अनुसूची में रखा गया है। अगला प्रश्न आपका, दतिया का किला किस शैली में निर्मित किया गया है? जो दतिया का किला है ये किस शैली में निर्मित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका राजपूत मगध शैली में निर्मित किया गया है। अगली प्रश्न आपको दी गई है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक था? तो देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल सन 2012 से लेकर 2017 तक रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 तक रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि बजट के लिए कितना धन आवंटित किया है? जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार है इन्होंने कृषि बजट के लिए 16,900 करोड़ रुपए का धन आवंटित किया है। ठीक है, फिर से सुनिए, मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि बजट के लिए 16,900 करोड़ रुपए का धन जो है आवंटित किया है। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पर्यावरण प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी?
पर्यावरण प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर देखिए आपको क्या दिया गया है, सन 1982 ईस्वी में। कब हुई थी? सन 1982 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर, जो खरगोन में महाकालेश्वर मंदिर है, यह किस वंश की वास्तुकला को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? परमार वंश को। खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस वंश की वास्तुकला को दर्शाता है? तो यह परमार वंश की वास्तुकला को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? देखिए भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और नेक्स्ट है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रश्न बार बार दोबारा रिपीट हो चुका है। और देखिए आपसे नेक्स्ट प्रश्न बनेगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले उपराष्ट्रपति भारत के पहले प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नेक्स्ट प्रश्न सुनिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? यदि राष्ट्रपति पूछा जाए तब तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन यदि पूछा जाए उपराष्ट्रपति तब आपका होना चाहिए डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली थे। कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इस प्रश्न को आप जरूर नोट्स करिए। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जो ओलंपिक पदक होता है इसको जीतने वाली पहली भारतीय महिला, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसका राइट आंसर है आपका कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। कौन है? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिए गए, आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1 जुलाई सन 1964 ईस्वी को की गई थी। कब हुई थी? आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1 जुलाई सन 1964 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया? हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका 18वां संस्करण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसे एनएचआरसी कहते हैं में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 5 सदस्य होते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग एनएचआरसी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न आपको दिए गए हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध हमारा नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, T20 वर्ल्ड कप 2022 भारत किससे हारा था? T20 वर्ल्ड कप 2022 भारत किससे हार गया था? तो इंग्लैंड से। और यदि पूछा जाए कि T20 वर्ल्ड कप 2022 कौन कौन सी टीम खेली थी, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए इंडिया और भारत की टीम ने खेली थी। ठीक है, या फिर किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो इंग्लैंड और भारत के मध्य हुआ था। इसमें विजयी कौन रहा है? तो इंग्लैंड रहा है। और उप विजेता टीम कौन सी रही है? तो इंडिया रही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रो कबड्डी लीग 2022 के विजेता कौन है? प्रो कबड्डी लीग 2022 के विजेता कौन है? तो जयपुर पिंक पैंथर। कौन है प्रो कबड्डी लीग 2022 के विजेता? जयपुर पिंक पैंथर से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिए क्या हो जाएगा? तमिलनाडु का। भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है और अगला प्रश्न है आपका, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखिए जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है यह है आपका बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में किस वर्ष गणतंत्र लागू हुआ था? भारत में किस वर्ष गणतंत्र लागू हुआ था? तो सन 1950 ईस्वी में। देखिए प्रश्न यही है, भारत में किस वर्ष गणतंत्र लागू हुआ था? तो सन 1950 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? तो भी आपका राइट आंसर होना चाहिए केरल का। ठीक है, कथकली जो है ये केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न आपको दिए गए हैं, अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा है? जो अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का विजेता है ये है मानसी। कौन? मानसी हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो देखिए मिल्खा सिंह जो थे ये एक धावक थे। मिल्खा सिंह का संबंध धावक से है और मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए। मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। आपसे यहाँ से प्रश्न बनता है कि द फ्लाइंग सिख के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए वहाँ पर मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको दिए गए 2022 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है?
2022 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए अंतिम पंघाल। कौन है? अंतिम पंघाल। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पहली भारतीय महिला है, इसलिए राइट आंसर होना चाहिए आपका अंतिम पंघाल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य प्रधानमंत्री आवास योजना से पूर्णतः लाभान्वित हो चुका है? हाल ही में कौन सा राज्य प्रधानमंत्री आवास योजना से पूर्णतः लाभान्वित हो चुका है? यानी इसका अर्थ है कि सभी लोगों को जो है प्राप्त हो चुका है जिसकी जिसकी इसको आवश्यकता थी प्रधानमंत्री आवास योजना की। तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य, ये जो है पूर्णतः लाभान्वित हो चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न आपको दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना था? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है आपका 931। अब आप लिंगानुपात समझिए तो 1000 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात कहलाती है। लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात कहलाती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं थीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 931। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है और यह आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक ये सब कई बार रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? शैल चित्रकला के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस स्थान से कथक की नृत्य की उत्पत्ति हुई थी? किस स्थान से कथक नृत्य की उत्पत्ति हुई थी? तो देखिए उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश राज्य से कथक नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पेले का निधन हुआ, ये किस देश से थे? तो देखिए हाल ही में पेले का निधन हुआ है, ये किस देश से थे? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्राजील से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ओणम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में। ओणम जो है ये केरल में मुख्य रूप से मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है भारत का लिंगानुपात, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 940 था, यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपको दिए गए, लियोनेस मेसी किस खेल से संबंधित हैं? लियोनेस मेसी या फिर इनको आप मेसी भी लोग जानते हैं मेसी के नाम से। तो देखिए लियोनेस मेसी जो हैं ये फुटबॉल से संबंधित है। लियोनेस मेसी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? भारत करेगा। 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत देश करेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो कतर देश के द्वारा की गई है। ठीक है, यह कतर देश के द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो देखिए फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता था। फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जो है अर्जेंटीना ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका इसी से है, फीफा विश्व कप 2022 फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? देखिए फीफा विश्व कप 2022 में फाइनल में जो है भारत का प्रतिनिधित्व रणवीर सिंह ने किया था। किसने किया था? रणवीर सिंह ने किया था, जो कि एक अभिनेता हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे? तो देखिए जो 2022 का राष्ट्रमंडल का खेल हुआ था ये बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ पर? बर्मिंघम में, इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न आपको दिया गया है, भारत का सबसे पहला प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? भारत का जो सबसे पहले प्रक्षेपण किया गया था ये कहाँ से किया गया था? तो यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। कहाँ से? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था, जो कि तुम्बा में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व में टीबी के मरीजों का कितने प्रतिशत मरीज भारत में है? यानी विश्व में जितना टोटल मरीज हैं टीबी के, इनमें से कितने प्रतिशत मरीज जो हैं भारत में स्थित हैं? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 28% है। देखिए हमारे यहाँ टीबी मरीजों की संख्या बहुत अधिक है, 28% जो संख्या जो है मायने रखती है प्रत्येक देशों को मिला के। अगला प्रश्न है आपका, ग्रीष्मकाल ओलंपिक 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? जो ग्रीष्मकाल ओलंपिक 2020 हुआ था ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? टोक्यो में आयोजित किया गया था।
अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? देखिए गृह मंत्री के बारे में पूछ लिया गया है, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं। कौन है मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री? नरोत्तम मिश्रा हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न आपको दिया गया है, गंगा स्वच्छता राष्ट्रीय मिशन, गंगा स्वच्छता राष्ट्रीय मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा जून 2014 को। गंगा स्वच्छता राष्ट्रीय मिशन का प्रारंभ जून 2014 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की नई राजधानी बनी है और यह क्या है? तो यह अस्ताना है। क्या है? अस्ताना कजाकिस्तान की नई राजधानी है। देखिए सबसे पहले अस्ताना थी, फिर बीच में चेंज कर दी गई और फिर से अस्ताना को ही बना दी गई, इसलिए हाल ही में जो है ये प्रश्नों में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे योजना के बारे में पूछा गया है कि PMJJBY में वाई का क्या अर्थ है? तो देखिए पी का मतलब है प्रधानमंत्री, PM का मतलब होगा प्रधानमंत्री, J का मतलब है जीवन, अगले J का है ज्योति, B का होगा बीमा और Y का होगा योजना। तो इसका आपका Y का क्या अर्थ हो जाएगा? योजना। और पूरा आपसे पूछा जाएगा PMJJBY, तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में कर्नाटक में कौन सी योजना चलाई गई है? हाल ही में कर्नाटक में कौन सी योजना चलाई गई? तो भाग्यश्री योजना। भाग्यश्री योजना हाल ही में कर्नाटक में चलाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको दिया गया है, वर्ष 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? वर्ष 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एर्नॉक्स ने जीता है। किसने? एनी एर्नॉक्स ने। अगला प्रश्न है आपका, जंजीरा किला किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जंजीरा किला जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, महिला हॉकी विश्व कप 2014 के फाइनल में कौन कौन से टीम शामिल थी? जो महिला हॉकी विश्व कप 2014 का फाइनल हुआ था, इसमें कौन कौन सी टीम शामिल थी? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर नीदरलैंड जीता था और इसमें ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड शामिल थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को हराकर नीदरलैंड ने जीत लिया था। यानी विजेता टीम नीदरलैंड रही है और उप विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया रही है। और यदि पूछा जाए कौन कौन सी टीम शामिल थी, तो ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है और अगला प्रश्न है आपका, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण हुआ है? जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ है, इसका कौन सा संस्करण है? तो 53वां संस्करण है। कौन सा? 53वां संस्करण हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो देखिए खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 का 49वां, कौन सा? 49वां संस्करण आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आपको दिया गया है, केंद्र सरकार ने B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए N चंद्रशेखरन को। किसको? N चंद्रशेखरन को। अगला प्रश्न, 13वीं सीनियर महिला चैंपियनशिप का फाइनल किसने जीता? देखिए 13वीं सीनियर महिला चैंपियनशिप का फाइनल पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सॉरी, किसके बीच हुआ था ऐसा पूछा गया है कि 13वीं सीनियर महिला चैंपियनशिप का फाइनल किसके बीच में हुआ था? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये सन 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। कब? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सन 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। ये बार बार रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आपको दिया गया है, दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ब्राजील है। ब्राजील आपका दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और ब्राजील ही सोयाबीन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सोयाबीन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। ये प्रथम पूछा जाए तो मध्य प्रदेश ही है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हुआ, वो किस देश से थे? हाल ही में देखिए क्रिकेट खिलाड़ी का निधन हुआ है शेन वॉर्न का, और वह किस देश से थे? तो वह ऑस्ट्रेलिया से थे। अगला प्रश्न आपका, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? देखिए मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुष्मिता सेन जी हैं। कौन है? सुष्मिता सेन। चलिए अगला प्रश्न आपको दिए गए, ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए ताज महोत्सव जो है ये हमारा आगरा में मनाया जाता है। कहाँ पर? ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका, दलाई लामा को कौन सा पुरस्कार दिया गया था?
तो देखिए दलाई लामा को सन 1979 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। दलाई लामा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। और पूछा जाए कि दलाई लामा को कब नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो सन 1979 ईस्वी में दिया गया था। अगला प्रश्न आपका, मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए सोया प्रदेश के नाम से, क्योंकि सोयाबीन के उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। ये दूसरा पूछा जाए तो ब्राजील है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो सन 1875 ईस्वी में की थी। पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? तो 1875 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न आपका, 2020 में जल जीवन मिशन के लिए कितना आवंटन किया गया था? 2020 में जल जीवन मिशन के लिए कितना आवंटन किया गया था? तो 11,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय भीषण युद्ध हुआ और भीषण सूखा भी पड़ा था? यानी ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसके समय भीषण युद्ध भी हुआ था और उसी समय भीषण सूखा भी पड़ा था? इसका राइट आंसर होगा तीसरा पंचवर्षीय योजना के समय। ठीक है, तीसरा पंचवर्षीय योजना आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? देखिए भारत निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। अगला प्रश्न आपका, नाट्यांजलि किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए नाट्यांजलि जो है ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। नाट्यांजलि किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपको दिया है, क्षिप्रा नदी किस नदी में जाकर मिलती है? देखिए इसी क्षिप्रा नदी को शिप्रा नदी भी कहते हैं। क्या? शिपा नदी। देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसी क्षिप्रा नदी को शिपा नदी भी कहते हैं। तो क्षिप्रा नदी जो है ये चंबल नदी में जाकर मिल जाती हैं। कहाँ पर? चंबल नदी में जाकर मिल जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो जितने भी अपन इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें आशा है कि सभी को इसका राइट आंसर पता होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, जो कि हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न आपको दिया गया है, चंद्रगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? देखिए चंद्रगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में चंद्रगढ़ का किला स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मध्य प्रदेश का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो देखिए यदि पहला हवाई अड्डा पूछा जाए तो राजा भोज हवाई अड्डा। मध्य प्रदेश का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? राजा भोज हवाई अड्डा। अगला प्रश्न आपका, मध्य प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? देखिए जब पहला हवाई अड्डा पूछा जाए तब राजा भोज हवाई अड्डा, और यदि पूछा जाए पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तब आपका राइट आंसर होना चाहिए इंदौर का है ये देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए कौन सा अड्डा है? तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय अड्डा, जो कि इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। और अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? देखिए भारत की एक आर्थिक राजधानी भी है, यह मुंबई को कहा जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? मुंबई की है। अगला प्रश्न आपका, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित करने की योजना है? भारत का पहला समुद्री संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित करने की योजना है? तो यह लोथल। कहाँ पर? लोथल गुजरात में। ठीक है, लोथल गुजरात में है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया एवं उनकी संख्या कितनी थी? यानी भारत में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये कब किया गया था और कितनी बैंकों का किया गया था? तो देखिए 19 जुलाई सन 1969 को किया गया था। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ। और कितनी बैंकों का हुआ था? तो 14 प्रमुख निजी वाणिज्यिक बैंकों का हुआ था। 14 प्रमुख बैंकों का हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। और अगला प्रश्न आपको दिया गया है, गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी? देखिए गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो यदि आपसे तो आपके ऑप्शन में देखिए दो चीज होगा, या तो दिया रहेगा ब्रिटिश सरकार ने, या तो होगा लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा। तो देखिए दोनों आंसर आपका राइट आंसर है। देखिए यदि व्यक्ति पूछा जाए तब आपका राइट आंसर होना चाहिए लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा। यदि पूछा जाए गांधी जी को किस व्यक्ति द्वारा दी गई थी, तब लॉर्ड हॉर्डिंग। और यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी, तब ब्रिटिश सरकार ने दी थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज है। कौन है ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री? एंथनी एल्बनीज है। अगला प्रश्न है आपका, सरोजिनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली हैं? सरोजिनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी?
सॉरी वो प्रश्न में गलत पढ़ दिया, सरोजनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तब आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश की। देखिए पहली महिला की बात है इसलिए हमने यहाँ पर रखा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न आपको दिया गया है, सन 1950 में पुलित्जर पुरस्कार किस अश्वेत महिला को दिया गया था? देखिए जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं प्रत्येक आपके एग्जामों में आए हुए ही प्रश्न हैं। देखिए 1950 में पुलित्जर पुरस्कार किस अश्वेत महिला को दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ग्वेंडोलिन ब्रुक्स को। किसको? ग्वेंडोलिन ब्रुक्स को। अगला प्रश्न है आपका, सोयाबीन उत्पादन में विश्व में दूसरा देश कौन सा है? देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया है, तो कौन है? ब्राजील है। यदि प्रथम पूछा जाए तो भारत है, और भारत में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, सोयाबीन के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 भारत है, और भारत में कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। और यदि पूछा जाए विश्व में दूसरा कौन सा है? तो ब्राजील है। नेक्स्ट में देखिए, और अगला प्रश्न आपको दिया गया है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किस राज्य में किया था? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया था। यह केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया था। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, सबसे ज्यादा फिल्म मेयर पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए सबसे ज्यादा फिल्म मेयर पुरस्कार जो है जोया अख्तर की फिल्म है गली बॉय ने। सबसे ज्यादा फिल्म मेकर पुरस्कार किसने जीता है? तो जोया अख्तर की फिल्म है गली बॉय। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो है स्टैटिक जीके और एमपी जीके से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे हमने सभी प्रश्नों को डिस्कस कर दिया है। अब चलिए हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास को प्रश्न को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग पॉलिटी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अब हिस्ट्री के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया है, महाजनपद काल की कौन सी राजधानी गणतंत्र थी? महाजनपद काल की कौन सी राजधानी गणतंत्र थी? तो इसका राइट आंसर है आपका वैशाली। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जा रही थी तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत कौन सी योजना के तहत स्वतंत्र हुआ था? तो देखिए भारत जो है ये माउंटबेटन योजना के तहत जो है स्वतंत्र हुआ था। भारत माउंटबेटन योजना के तहत स्वतंत्र हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि कैबिनेट मिशन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैबिनेट मिशन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड बैवेल थे। कौन थे? लॉर्ड बैवेल। अगला प्रश्न है आपका, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? यानी जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तब आपका राइट आंसर होना चाहिए लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, गुप्त काल के सबसे ज्यादा शिलालेख किससे प्राप्त हुए हैं? तो देखिए गुप्त काल के सबसे ज्यादा शिलालेख कुमारगुप्त से यदि पूछा जाए तो 18 है, और यदि टोटल शिलालेख पूछे जाए तब 48 होना चाहिए आपका। गुप्त काल से सबसे ज्यादा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यदि कुमारगुप्त से पूछा जाए तो 18, और यदि टोटल पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कहाँ प्राप्त हुए हैं तब 48 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको दिए गए, अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश सरकार ने हरदा में कब नगर पालिका स्थापित की थी? तो देखिए ब्रिटिश सरकार ने हरदा में 18 मई सन 1867 ईस्वी को नगर पालिका स्थापित की थी। अगला प्रश्न आपका, खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस वंश की वास्तुकला को दर्शाता है? तो देखिए जो खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है, और यह किस वंश की वास्तुकला को दर्शाता है? तो परमार वंश की वास्तुकला को दर्शाता है। अब देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था? यानी कौन सा ऐसा युद्ध देखने के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था? तो यह कलिंग युद्ध के बाद ऐसा हुआ था। यानी जब अशोक ने कलिंग का युद्ध देखा था तो उसके बाद जो है इनका हृदय परिवर्तित हो गया था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो देखिए 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। अगला प्रश्न है आपका, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? इनसे दो प्रश्न बनता है, एक तो मौर्य वंश का संस्थापक और दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। यदि ये प्रश्न बन रहा है तो आपका राइट आंसर होना चाहिए बिंदुसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने कब की थी? देखिए सबसे पहले ये समझिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। अब पूछा जा रहा है कि कब की थी, तब आपका राइट आंसर होगा सन 1336 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न आपका, लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम? लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम पूछा गया है, तब आपका राइट आंसर क्या है? रास बिहारी बोस थे। कौन? रास बिहारी बोस।
नेक्स्ट प्रश्न आपका, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब और किसने करवाया था? तो देखिए फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। कौन? सम्राट अकबर ने। और कब करवाया था? तो सन 1751 ईस्वी में करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे। कौन? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट प्रश्न आपका, संगीत का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। संगीत का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है? तो मध्यकाल को। किसे? मध्यकाल को। अगला प्रश्न आपका, चौरागढ़ किले पर ब्रिटिश ने किस सन में आक्रमण किया था? जो चौरागढ़ किले पर आक्रमण हुआ था ब्रिटिशों द्वारा, ये कब किया गया था? तो सन 1816 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव कीजिए। अगला प्रश्न है आपका, चंदेल शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? चंदेल शासकों ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी तो यह महोबा और खजुराहो में की थी। आपका पहला जो राइट आंसर होगा यह होगा खजुराहो में। देखिए आपके ऑप्शन में जब दिया जाएगा तो या तो महोबा दिया जाएगा या तो खजुराहो दिया जाएगा। जो आपके ऑप्शन में दिया जाए वही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन यदि ऐसा प्रश्न है कि चंदेल शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की, तब आपका राइट आंसर होना चाहिए महोबा में। राइट आंसर दोनों है आपके, क्योंकि उस समय 3 राजधानी जो है चेंज की गई थी, तो यहाँ पर 2 ही पूछी जाती है, एक महोबा एक खजुराहो को पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, छत्रसाल की राजधानी क्या थी? तो देखिए छत्रसाल की राजधानी थी महोबा। क्या थी? महोबा। अगला प्रश्न है आपका, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए राजा वीर सिंह देव की राजधानी गहोरा थी। कहाँ पर थी? गहोरा पर थी। देखिए जितनी राजधानियां पूछी गई थी हमने सभी को डिस्कस किया है। अगला प्रश्न है आपका, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? देखिए पहले पूछा गया कि कब की थी, तब तो 1875 में। अब पूछा जा रहा है किस स्थान पर की थी? तो मुंबई में, जिसे वर्तमान में मुंबई कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है? देखिए भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग के जरिए, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 ईस्वी में लागू की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो सन 1951 ईस्वी में लागू की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए पंचायती राज का वर्णन भारतीय संविधान के 40वें अनुच्छेद में किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, जम्मू कश्मीर कौन सी सूची के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो देखिए जम्मू कश्मीर जो है ये पहली अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण किस सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत की अंतरिम सरकार में वित्त मंत्रालय किसे सौंपा गया? भारत की अंतरिम सरकार में वित्त मंत्रालय लियाकत अली खान को सौंपा गया था। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के भाग 3 में समता का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो देखिए संविधान के भाग 3 में संविधान का समता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 14 में बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है? तो संविधान के भाग 3 में समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में बताया गया है। अगला प्रश्न आपका, संविधान के भाग 3 में क्या है? तो देखिए मौलिक अधिकार है। संविधान के भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको दिए गए, एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्य की जिम्मेदारी किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी है? यानी एक राज्यपाल को जो है एक से अधिक राज्य की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, या किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 7वें संशोधन के द्वारा, जो कि सन 1956 के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जा सकता है? तो देखिए भारत में जो आपातकाल है ये अनुच्छेद 360 के तहत घोषित किया जा सकता है। भारत में आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत जो है घोषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार कौन सा संशोधन प्रदान करता है? यानी शिक्षा का अधिकार है ऐसा कौन सा संशोधन प्रदान करता है? तो 86वां संशोधन शिक्षा का अधिकार हमें जो है प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, चलिए आपका पॉलिटी से भी प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम लोग साइंस के प्रश्न शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पहले फिजिक्स के प्रश्न देखेंगे, फिर केमिस्ट्री के, फिर बायोलॉजी के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो देखिए सीधा और आभासी प्रतिबिंब जो है यह उत्तल दर्पण से बनता है। सीधा और आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से बनता है।
दोस्तों यहाँ पर हमने साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है, जितने भी पॉइंट से प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्षा मापने का यंत्र कौन सा है? तो देखिए वर्षा मापने का यंत्र है हेटोमीटर। कौन सा? हेटोमीटर। अगला प्रश्न है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है? देखिए ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है उत्तल दर्पण से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है आपका, ताप किस पर निर्भर करता है? तो देखिए जो ताप होता है हमारा, ये विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करता है। किस पर? विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिए गए हैं, गुरुत्वाकर्षण का प्रथम नियम क्या है? देखिए आपसे सूत्र भी पूछा जा सकता है। तो देखिए जो गुरुत्वाकर्षण का प्रथम नियम था यह था, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, तो F बराबर G, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर होता है। ठीक है, r स्मॉल रहेगा इसमें, ये अमोनियम m2 ये ब्रैकेट में रहेगा। फिर से सुनिए, गुरुत्वाकर्षण का जो प्रथम नियम का सूत्र है ये होता है F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? तो देखिए यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यानी हम किसी चीज पर जितना फोर्स लगाते हैं वह उसके विपरीत, यानी वह उतना ही फोर्स हमारे ऊपर लगाती है। जैसे बंदूक से गोली चलना, यानी जब बंदूक से गोली निकलती है तो जितनी वह जो है गति से आगे जाएगी उतनी गति से हमें पीछे की तरफ धक्का भी देती है। यह है तृतीय नियम न्यूटन का। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु के तल पर फिसलने या फिर रगड़ खाकर चलने से जो उत्पन्न होता है बल उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है सर्पी घर्षण बल। जब कोई वस्तु जो है तल से फिसलती है या फिर एकदम रगड़ कर चलती है तो उससे उत्पन्न घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो सर्पी घर्षण बल कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो देखिए धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओर्स्टेड ने की थी। किसने? ओर्स्टेड ने। अगला प्रश्न है आपका, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? तो +3 होती है। कितनी? +3 होती है। अगला प्रश्न है आपका, बैरोमीटर नामक उपकरण से क्या मापा जाता है? तो देखिए बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब, ठीक है, वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा ऊर्जा स्रोत कोई वायुमंडलीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता? कौन सा ऊर्जा स्रोत कोई वायुमंडलीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? तो आपका ऑप्शन में दिया रहेगा आपके सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो वायुमंडलीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिए गए, जूल किसका एसआई मात्रक होता है? तो देखिए जूल जो है ये ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों यदि आपको और भी ऐसे मात्रक पता करने हैं तो हमने एक साइंस की वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने लगभग 200 प्रश्नों के माध्यम से साइंस को डिस्कस किया है। वहाँ पर हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से बनने वाले जितने भी यानी पॉइंट से प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को एकदम विस्तार से डिस्कस किया है। और अभी तक जितने भैया बन एग्जाम नहीं दिए हैं सभी लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देख के जाना। और हमने एक MP स्पेशल जीके की और एक हिंदी स्पेशल की भी वीडियो अपलोड की है। यदि आप लोग उस वीडियो को देख के जाएंगे तो आपको वहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। और जितने भैया बन उस वीडियो को देख के गए हैं आप उनसे खुद पूछ सकते हैं या फिर वो लोग कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि क्या हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न आपको मिल रहे हैं एग्जाम में या फिर नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कार्य की इकाई क्या होती है? तो देखिए कार्य की इकाई होती है जूल। कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। अगला प्रश्न है, नाभिक के केंद्र में क्या पाया जाता है? तो देखिए नाभिक के केंद्र में जो है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के केंद्र में क्या पाया जाता है? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पर गलती से प्रोटॉन लिख उठा है। अगला प्रश्न है आपका, वह मापक जो वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापता है। वह मापक जो वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापता है तो उसे स्पीडोमीटर कहते हैं या फिर स्पीड मीटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे दिया गया है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होना चाहिए NaCl, जिसे हम क्या कहते हैं? नमक। नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। देखिए एक प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, जूता किससे बनता है? सूज। तो सूज जो है यह एग्लेट नामक एक पदार्थ होता है जिससे तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, लेड पेंसिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए लेड पेंसिल में कार्बन, जिसे ग्रेफाइट कहते हैं, यह तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? तो देखिए मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 12 होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शहद में क्या पाया जाता है? तो देखिए शहद में फ्रक्टोज नामक पदार्थ पाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न आपका, टिन का प्रतीक क्या होता है? तो टिन का प्रतीक चिन्ह है SN। टिन का प्रतीक चिन्ह क्या है? SN। और शहद में क्या पाया जाता है? तो फ्रक्टोज नामक पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिए गए, सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो देखिए सोडियम का प्रतीक चिन्ह होता है Na। क्या होता है? Na। और उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na है और उसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। अगला है आपका, गैलियम तत्व का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो देखिए गैलियम का प्रतीक चिन्ह होता है Ga। नेक्स्ट प्रश्न आपका, रेडियो एक्टिव का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए रेडियो एक्टिव का एसआई मात्रक होता है बैक्टीरियल। क्या? बैक्टीरियल होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिए गए, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो अभी आपको बताया गया है यह नमक का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या उत्पन्न होता है? तो जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल होता है। ये अगला प्रश्न है आपका, सोने के लिए मिश्र धातु क्या है? तो देखिए सोना जो है ये चांदी, जिंक और तांबे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए शरीर में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। ये किस में होता है? तो यह बच्चों में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पीतल का बर्तन किससे बना होता है? तो देखिए पीतल का बर्तन जो है यह तांबा और जिंक धातुओं के मिश्रण से बना होता है। पीतल का बर्तन जो है यह तांबा और जिंक धातुओं के मिश्रण से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए रतौंधी नामक जो रोग है यह विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है आपका, बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3 और इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका, सोडियम सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो देखिए सोडियम सबसे ज़्यादा नमक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। क्या? Na2CO3। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिए गए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है आपका, आम को पकाने के लिए कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है? आम को पकाने के लिए कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है कैल्शियम कार्बाइड का, जिसका सूत्र होता है CaCO3। आम को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, जिसका राइट आंसर है CaCO3। अगला प्रश्न है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है? तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये बुझे चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र है CaCO3 प्राप्त होती है। देखिए बुझे चूने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? CaCO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है यानी बुझे चूने का? तो CaOH का होल ट्वाइस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न आपको दिया गया, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो देखिए विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। बाकी जो 4 विटामिन बची वो हमारी वसा में घुलनशील होती हैं। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील हैं, बाकी विटामिन A, D, E, K ये चारों हमारी किस में घुलनशील है? वसा में। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो देखिए कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो देखिए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है लैमार्क और ट्रेविरियनस ने किया था। किसने? लैमार्क या ट्रेविरियनस। या तो आपको ऑप्शन में दोनों का नाम दिया जाएगा या तो किसी एक का ही नाम दिया जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए दिया गया है कि जल जनित रोग नहीं है। जल जनित रोग नहीं है तो ये आपके ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर है एड्स। जल जनित रोग एड्स नहीं है। एड्स एक जल जनित रोग नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं? यानी प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग हो सकता है जो कि मुख्य हैं? तो पेचिस है, मलेरिया है, टाइफाइड है, चिकन पॉक्स है और हेपेटाइटिस। ये सभी हमारे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। यदि आपका प्रश्न पूछा जाएगा तो इन्हीं में से किसी एक का नाम आपके ऑप्शन में जरूर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, टाइफाइड किसके कारण होता है? तो देखिए टाइफाइड जो है ये जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? टाइफाइड हमें जीवाणुओं के कारण होता है। अगला प्रश्न आपका, तंत्रिका तंत्र कोशिका के निर्माण में कौन सा विटामिन सहयोग करता है? तो देखिए तंत्रिका तंत्र कोशिका के निर्माण में विटामिन B12 हमें सहयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न आपको दिया गया है, सेब में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों हम आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो हमने साइंस की वीडियो अपलोड की है उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि इस टाइप के जितने भी प्रश्न है ना वहाँ पर आप सभी सीख जाएंगे।
और हम प्रश्नों को जो जैसे आप MPG के जब हिंदी की स्पेशल वीडियो देखेंगे जो हमने अपलोड की है तो वहाँ पर हम आपको एक एक चीज़ों को पहचानना सिखा दिए हैं, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर एक बार देख के जाइए। देखिए अगला प्रश्न है लिथियम की संयोजकता क्या होती है। तो देखिए लिथियम की जो संयोजकता है ये -1 में है। कितने? -1 में है। अगला प्रश्न आपका निम्न में से किसको जल में रखा जाता है। तो देखिए फास्फोरस को। निम्न में से किसको जल में रखा जाता है? फास्फोरस को। ये आपके ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपको दिया गया था रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु होती है। अगला प्रश्न आपका पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। अगला है प्रश्न आपका सर्वाइकल गर्दन में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो सर्वाइकल गर्दन में कुल 7 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है आपका दूध के फटने के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार है। तो देखिए दूध के फटने के लिए जो है लैक्टिक अम्ल जिम्मेदार है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल C3H6O3। C3H6O3 जिसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हैजा नामक बीमारी किसकी वजह से होता है। तो यह दूषित पानी को पीने से होता है। हैजा जो होता है यह दूषित पानी को पीने से होता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है वायरस की खोज किसने की थी। तो देखिए वायरस की खोज जो है इवानोवास्की ने की थी। किसने? इवानोवास्की ने। अगला प्रश्न आपका पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। पीलिया रंग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो लीवर। यह पीलिया रंग में प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है सिस्टमा नेचुरी पुस्तक का संबंध किससे है। तो देखिए सिस्टमा नेचुरी जो पुस्तक है इसका संबंध स्पीसीज से है। किसका? स्पीसीज से। अगला प्रश्न है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका किससे मिलकर बनी होती है। तो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ये प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है और ये सभी प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। अगला प्रश्न है आपका एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। तो देखिए जो एनीमिया नामक रोग होता है यह आयरन की कमी से होता है। किससे? आयरन की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो देखिए कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज से। किससे? सेल्यूलोज से बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न दिया गया है कोशिका की खोज किसने की थी। तो देखिए कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की है। नेक्स्ट प्रश्न आपका RNA में क्या पाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप RNA का फुल फॉर्म देखिए राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। और यदि DNA का फुल फॉर्म पूछा जाए तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो देखिए RNA में क्या पाया जाता है। तो आर्गोनाट प्रोटीन। RNA में क्या पाया जाता है? आर्गोनाट प्रोटीन। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका सर्वाधिक रक्तदाता समूह कौन सा है। तो देखिए O+ ये सर्वाधिक रक्तदाता समूह होता है। अगला प्रश्न आपका इंडियन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहाँ स्थित है। तो देखिए इंडियन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है अगला प्रश्न है आपका निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो देखिए ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है घड़ियाल छिपकली सर्प किसके अंतर्गत आते हैं। घड़ियाल छिपकली सर्प यानी रेंगने वाले जंतु जो हैं ये सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये रेंगने वाले जंतु सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है आपका फूलों का रंग किसकी वजह से होता है। तो देखिए फूलों का रंग जो है एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है जो कि एक विशेष रंग द्रव्य है। क्या है? एक विशेष रंग द्रव्य है एंथ्रोसाइनिन। अगला प्रश्न है पत्तियों में कौन सा रंजक पाया जाता है। तो ये पर्णहरिम पाया जाता है। कौन सा? पत्तियों में कौन सा रंजक पाया जाता है। तो पर्णहरिम नामक रंजक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए पर्यावरण के अध्ययन को पर्यावरण विज्ञान कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो चींटियों के अध्ययन को मर्मेकोलॉजी या फिर पिपीलिका विज्ञान कहा जाता है। पिपीलिका का मतलब ही चींटी होता है। अगला है इनमें से कौन प्रोकैरियोटिक है। तो नील हरीश सहवाल आपके ऑप्शन के हिसाब से प्रोकैरियोटिक उसमें दिए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्लाज्मोडियम किस रोग के कारण होता है। तो देखिए प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया के कारण होता है और मलेरिया किससे होता है। तो मच्छरों के काटने से होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका पीलिया कैसी बीमारी है। तो देखिए पीलिया जो है ये वायरस से होने वाली बीमारी है। कौन सी बीमारी है हमारी? वायरस से होने वाली बीमारी है पीलिया। अगला प्रश्न है आपका रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होते हैं। तो रिकेट्स जो है बच्चों में यह विटामिन D की कमी से होता है और इसी के सूखा रोग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कैरोसिन में रखी जाने वाली धातु कौन सी है। तो देखिए पोटेशियम और सोडियम कैरोसिन में रखी जाने वाली धातुएं हैं। अगला प्रश्न आपका सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूर्य की किरणों से हमें विटामिन D प्राप्त होता है जिसकी कमी से हमें रिकेट्स और सूखा रोग होता है। अगला है प्रश्न आपका पेड़ पौधों की जड़ों में कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। पेड़ पौधों की जड़ों के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास। ठीक है।
अगला प्रश्न आपका, वायरस की खोज किसने की थी? तो देखिए वायरस की खोज इवान नोवास्की ने की थी। ये शायद दूसरी बार रिपीट हुआ है, वायरस की खोज किसने की थी? तो इवान नोवास्की ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग जो है कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम हिंदी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया है, कंप्यूटर में सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो देखिए इंटरनेट होता है सबसे बड़ा नेटवर्क। दूसरा है HTML का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, नेटवर्क कनेक्शन किस लेयर में होता है? तो देखिए यह OSI मॉडल की तीसरी लेयर में होता है। नेटवर्क कनेक्शन OSI मॉडल की तीसरी लेयर में होता है। अगला है CPU का क्या कार्य है? तो देखिए कंप्यूटर पर आने वाले इनपुट और निर्देशों को प्रोसेस करना। CPU का क्या कार्य है? तो कंप्यूटर पर आने वाले इनपुट और निर्देशों को प्रोसेस करना। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न, एक्सेल में कितनी खाली वर्कशीट होती है? तो देखिए एक्सेल में जो है जब आप कोई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट होती है, जिसमें आपको फर्स्ट सीट, सेकंड सीट और थर्ड सीट के नाम से दिया रहता है। तो एक्सेल में कितनी खाली वर्कशीट होती हैं? 3 होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इंटरनेट का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं किया जाता है? तो जब ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको ऑप्शन में भी दिया रहेगा कृषि में। कृषि में जो है इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो देखिए CPU ही कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। CPU ही कंप्यूटर का मस्तिष्क है और CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है, SRAM का पूरा नाम क्या है? तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRAM का फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, रोम का क्या कार्य है? तो देखिए एक तो था रैम, दूसरा है रोम। रोम का कार्य है सूचनाओं को अस्थायी यानी परमानेंट रूप से स्टोर करके रखना। रोम जो है ये सूचनाओं को अस्थायी रूप से परमानेंट करके जो है रखता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कीबोर्ड कैसी डिवाइस है? तो देखिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कैसी? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो अपने कंप्यूटर में अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों को दर्ज करने की अनुमति देता है। इस प्रकार कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, Ctrl+9 का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो Ctrl+9 का उपयोग कंप्यूटर में होता है ये एक्सेल की रो को हाइड करने के लिए, यानी हाइड रो इन एक्सेल, एक्सेल की रो को छिपाने के लिए Ctrl+9 का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। तो देखिए भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त सन 1995 से हुई थी। 1995 से हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, मैलवेयर क्या है? तो देखिए मैलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे खास तौर पर किसी कंप्यूटर या उससे इंस्टॉल किए गए दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, Shift+5 से क्या बनाया जाता है? तो देखिए Shift+5 दबाकर प्रतिशत का चिन्ह जो है बनाया जाता है, परसेंटेज का चिन्ह बनता है। अगला है, IPO का पूरा नाम क्या है? तो इनिशियल पब्लिक ऑफर। IPO का पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगला प्रश्न, पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+V। और किसी चीज़ को कट करने के लिए किस का जो है किया जाता है, किसकी का? तो Ctrl+C। यह किसी चीज़ को काटने के लिए है और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखिए दिया गया है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? तो देखिए जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है यह है ENI। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? ENI है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिए गए है, एक्सेल में एग्जिट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो एक्सेल में एग्जिट करने के लिए Alt+F4 का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? तो देखिए रैम, रोम और कैश मेमोरी ये सभी प्राइमरी जो है मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम, रोम और कैश मेमोरी आती है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिए गए है, पाइथन भाषा का विकास किस वर्ष हुआ था? तो देखिए पाइथन भाषा का विकास 20 फरवरी सन 1991 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, VPN का पूरा नाम क्या है? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का पूरा नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कंप्यूटर की यूनिट क्या है? तो देखिए जो कंप्यूटर की यूनिट होती है वो है कंट्रोल इकाई। कंप्यूटर की यूनिट क्या है? कंट्रोल इकाई। अगला है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे बोलते हैं? तो कंप्यूटर का दिमाग जो है ये CPU को बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, रीडू करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+Y का। अगला प्रश्न, MS पावर पॉइंट में इंसर्ट करने के लिए कौन से मेनू में जाना पड़ता है? तो इंसर्ट मेनू जाना पड़ता है। किसमें? इंसर्ट मेनू में। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कंप्यूटर को सुरक्षित कैसे रखा जाता है? तो देखो एंटीवायरस से।
कंप्यूटर को एंटीवायरस से सुरक्षित रखा जाता है। अगला प्रश्न आपका, इनमें से कौन जासूस की तरह काम करता है? तो स्पाईवेयर एक होता है जो जासूस की तरह काम करता है। अगला है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो मेमोरी हमारी 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट प्रश्न, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है? पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस इंटर। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस इंटर पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे कंप्यूटर के सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब चलिए हम लोग हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कैसे आपको अलंकार, समास, संधि पहचानना है ये भी ट्रिक हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या है? श्लेष अलंकार। सुबरन को खोजत फिरे कब व्यभिचारी चोर में श्लेष अलंकार हो जाएगा। देखिए यदि आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो हमने जो हिंदी की स्पेशल वीडियो अपलोड की है उसमें हमने चीज़ों को एकदम तरीके से समझाया है कि कौन सा अलंकार है, कौन सा समास है, कौन सा संधि है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने विस्तार से एकदम वर्णन किया है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि उस वीडियो को एक बार आप लोग जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जितेंद्रीय किस समास का उदाहरण है? तो देखिए जो जितेंद्रीय है ये बहुब्रीही समास का उदाहरण है। किससे? बहुब्रीही। कैसे? तो जितेंद्रीय मतलब कौन होता है? जो अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, कोई दो चीज मिलकर एक तीसरे का निर्माण कर रही है। हमने आपको उसी में बता दिया था कि जब कोई दो चीजें मिलकर तीसरे का निर्माण। देखिए जितेंद्रीय यानी जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, यानी पहला तो व्यक्ति हुआ जो जीता है और दूसरा किसको जीता है? इंद्रियों को। अब जब दोनों चीज़ों को हम मिला दें तो एक तीसरे नए चीज़ का निर्माण हुआ। तो किसका निर्माण हुआ है? जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया उसे क्या कहा जाता है? जितेंद्रिय। अब नेम उसका पूरा चेंज हो गया। तो इस प्रकार ये आपका क्या होगा? बहुब्रीही समास। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मौसी का तत्सम क्या है? मौसी का तत्सम होता है मातृस्तवा। मातृस्तवा। नेक्स्ट में देखिए आपको अगला प्रश्न दिया गया है, अर्जन का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए अर्जन का विलोम होता है वर्जन या फिर व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? तो देखिए मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं जयद्रथवध, साकेत, पंचवटी, सैरंध्री, बक संहार, यशोध राय, द्वापर, नहुस, जय भारत, हिडिम्बा, विष्णुप्रिया और रत्नावली। ये सभी मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, भवानी प्रसाद की रचना कौन सी है? तो देखिए भवानी प्रसाद की रचना है गीत, फरोस्त, बुनी हुई रस्सी, नीली रेखा तक, मानसरोवर, अंधेरी कविता, त्रिकाल संध्या और चकित हेदु। ये सभी किसकी रचना है? प्रमुख भवानी प्रसाद की। नेक्स्ट देखिए अगला है, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी या फिर प्रमुख रचनाएं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं? तो देखिए रश्मिरथी है, उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, संस्कृत के 4 अध्याय हैं, परशुराम की प्रतिज्ञा है, हुंकार है, हाहाकार है, चक्रव्यूह है, आत्मजयी है और वाद्य सर्वा के बहाने हैं। ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखिए है कि हरिवंश राय बच्चन की कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं क्या भूलू क्या याद करूं, दूसरी है मधुशाला, तीसरी है मधुशाला, सॉरी दूसरी थी मधुबाला, तीसरी है मधुशाला, चौथी है मधुकलश, फिर है सतरंगिनी, फिर निमंत्रण, अगला है मिलन यामिनी। ये सभी हरिवंश राय बच्चन की थी। नेक्स्ट अब तुलसीदास से पूछा जा रहा है। तो देखिए तुलसीदास की है गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली और कवितावली। ये सभी तुलसीदास की रचनाएं हैं। अब नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया है तथापि संधि का उदाहरण है। तो देखिए तथापि में किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का। आइए इसको समझते हैं, दीर्घ संधि का उदाहरण कैसे? देखिए जब आप तथापि का संधि विच्छेद करेंगे तब आपका क्या बनेगा? तथा प्लस अपि। क्या बनेगा? तथा प्लस अपि। अब देखिए था पे क्या है? था पे आपका बड़ा है, तो बड़ा आ और प्लस आ, यानी बड़ा आ और प्लस आ जब मिलकर बनाएंगे तो क्या बनता है हमारा? बड़ा आ का निर्माण होगा। किसका? और जहाँ पर हमने बताया था बड़ा आ, बड़ी ई और री वो भी कैसी? री प्लस री मिलकर जब इन 3 शब्दों का निर्माण होता है तो वहाँ पर हमारा दीर्घ संधि होता है। यहाँ पर वही चीज़ हुआ है, आ प्लस अ मिलकर बड़ा आ बना है। तो आपका कौन सी संधि बनी है? दीर्घ स्वर संधि बनी है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? तो देखिए धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं हैं कहानी संग्रह, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा, आद्यंत देशांतर और सांस की कलम से। ये सभी धर्म भारती की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट पूछी गई थी मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं। तो देखिए रंग में भंग, जयद्रथवध, भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, पृथ्वी। यदि मैथिली शरण गुप्त की पूछी जाएगी तो एक पंचवटी पूछी जाएगी, दूसरी जयद्रथवध पूछी जाएगी और कोई नहीं पूछी जाती है।
नेक्स्ट देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान से पूछी गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं झांसी की रानी, वीरों का कैसा है वसंत और राखी की चुनौती और खिलौने वाला। इनका सिर्फ 2 पूछा जाएगा, एक तो झांसी की रानी और दूसरा वीरों का कैसा है वसंत, और कोई नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की पूछी जाती है रचना, तो इनकी कौन कौन से पूछी जाएगी? ग्रंथ, वीणा, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या, स्वर्ण किला, चिदम्बरा, सत्यकाम, लोकायतन, कला और बूढ़ाचार्य और स्वर्ण धुली और आदि। अब देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं जो पूछी जाती हैं कौन कौन सी हैं, तो एक तो है आपका चिदम्बरा, कौन सी? चिदम्बरा, और दूसरा है कला और बूढ़ाचार्य, क्योंकि इन दोनों रचनाओं पर इनको एक पुरस्कार दिया गया था। चिदम्बरा और कला और बूढ़ाचार्य पर इनको पुरस्कार मिला है, इसलिए इनकी दोनों प्रमुख रचनाएं हैं और यही बार बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो देखिए, कुरुक्षेत्र जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना है। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सी रचना राम वृक्ष वेनीपुरी द्वारा रचित है? तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नींव की ईंट, गेहूं और गुलाब, जंजीर और दीवारें, चिंता के फूल, कैदी और पत्नी। ठीक है। अब देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचनाएं पूछी जा चुकी हैं, तो गीतांजलि है, चोखेर बाली है, गोरा है, घरे बायरे है, काबली वाला और 4 अध्याय, ये सभी रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कौन सी रचना है? तो देखिए, परिमल है, गीतिका है, अनामिका है, तुलसीदास है, कुकुरमुत्ता है, अड़िमा है, अपरा है, बेला है, नए पत्ते और आराधना। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि इंद्र वज्रा में कौन सा छंद है? तो देखिए, इंद्र वज्रा में हमारा वाणी छंद होगा, कौन सा? वाणी। नेक्स्ट है लावारिस में उपसर्ग कौन सा है? तो लावारिस में ला उपसर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे देखिए, पर्यायवाची पूछी गई है कि प्रकाश का पर्यायवाची क्या होता है? तो देखिए, उजाला, प्रभा, रोशनी, दीप्ति, चमक, ज्योति, प्रदीप, उजियाला, आलोक, प्रदीप, लाइट। नेक्स्ट सूर्य का पूछा गया है, तो सूर्य के जो प्रमुख होते हैं वो रवि है, भास्कर है और भानु है, प्रभाकर है, दिवाकर है। यही इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, यही इनकी प्रमुख पर्यायवाची हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है दोहे का उल्टा छंद क्या है? तो देखिए, दोहे का उल्टा छंद जो होता है ये सोरठा होता है और सोरठा का उल्टा दोहा होता है। नेक्स्ट है विभक्त रस का अस्थायी भाव क्या होता है? देखिए, हमने आपको पहले ही बताया, रस से सिर्फ यही पूछा जाएगा, अस्थायी भाव ही पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर विभक्त रस का पूछा गया था तो जुगुप्सा होगा, वीर रस का पूछा जाए तो उत्साह होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जयशंकर प्रसाद की कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? तो झरना है, आंसू है, लहर है, कामायनी है, प्रेम पथिक, अजातशत्रु और एक घूंट, प्रायश्चित, छाया, आकाशदीप और आदि। और देखिए, इनमें से जो सिर्फ पूछी जाती हैं आप उन्हीं को देखिए। तो एक है झरना, दूसरा है आंसू, तीसरा कामायनी और अगला है आपका अजातशत्रु। यही 4 ऐसी हैं जो इनकी जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है और यहाँ पर लगभग 300 प्लस प्रश्न आपके लिए गए हैं। सभी लोग इस वीडियो को यदि नहीं देखे हैं तो फिर से एक बार रिपीट करके देखें, क्योंकि यहाँ पर बताया गया एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। और सभी लोग जो हिंदी स्पेशल की वीडियो है, MP GK के 200 प्रश्नों वाली वीडियो जो है और साइंस की जो 150 प्रश्नों वाली वीडियो हो, इन तीनों वीडियो को जरूर एक बार देख कर जाएं, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न आएंगे और बाहरी आपका कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और आज की ये वीडियो आपकी यहीं पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।